हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार डीएलएड के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों बायोलॉजी के 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में लगभग हमने 100 क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा, है ना। और दोस्तों जो विद्यार्थी प्रत्येक क्लास का पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली संस्कार लर्निंग सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तब भी वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास का भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। और इससे पहले आप सभी लोग अभी तक से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन कॉल नहीं किए, तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी नोटिस अपडेट का कोई भी वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है जो कि सेल यानी कोशिका वाले चैप्टर से है। रसधानियाँ फिल इन द ब्लैंक्स तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, गोलिकाएँ या फिर कोशिका रस। तो ध्यान रहे दोस्तों, रसधानिया में क्या होता है, कोशिका रस होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है जिसमें बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए और भी सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दोस्तों कि नाभिक का क्या कार्य होता है। नाभिक का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। नाभिक का जो कार्य है दोस्तों, यह कोशिकाएं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक ना, नाभिक का काम क्या है, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ये इसका मेन काम है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहता है निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त, है ना, दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। तो कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना है वह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों सेल्यूलोज से बनी है। तो ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ प्राप्त होता है, तो पादप में, है ना, पादप में, यानी कि पेड़ पौधों की एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए दोस्तों, है ना, कोशिका भित्ति को दिया जाता है। हम लोग तो भाई कपड़े से, पेड़ पौधे से, है ना, जानवर की छाल से हम तो अपने शरीर को बचा लेते हैं, बट पेड़ पौधे कैसे बचाएंगे। पेड़ पौधे तो अपने वो तो खुद चल नहीं सकते हैं, तो वो उसके लिए प्राकृतिक यानी नेचर ने उन्हें कोशिका भित्ति प्रदान की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है। यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है दोस्तों, तो ध्यान रखें यह जो है वो किसका है, तो वह है अंग प्रणाली का। किसका है, अंग प्रणाली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है प्राक्य केंद्र, है ना, प्राक्य केंद्र क्या है। प्राक्य केंद्र क्या है दोस्तों, तो यह इस जीव के कोष में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी, है ना, कमी के कारण यह प्राक्य केंद्र होता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव नहीं यानी कि बहुकोशिकीय जीव है ना। एक कोशिकीय मतलब कि बहुकोशिकीय, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा केचुआ। केचुआ हमारा क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है दोस्तों अमीबा है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय जंतु, लघु कीट या एक प्रकार की छोटी मछली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक कोशिकीय क्या है, यह एक जंतु है। एक कोशिकीय क्या है, जंतु है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यह एक कोशिकीय जंतु है। यह एक कोशिकीय जंतु है, क्योंकि यह एक कोशिकीय है और इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी गलत कथन है। सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, उसकी सभी कोशिका कार्य करती है ना, बहुकोशिकीय तो है ही नहीं। तो यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि बैगन के आनुवांशिक तकनीक से विकसित रूप बीटा फ्रिंजाल के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, उसको नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उसको नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए है। ठीक है,
अगला देखिए, अगला सवाल है, ये देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो डॉक्टर खुराना को दोस्तों, हरगोविंद खुराना को, वह अनुवांशिक कूट, है ना, अनुवांशिक कूट के खोज में, यानी कि जेनेटिक्स कोड, है ना, जेनेटिक्स कोड की खोज में उनको नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया? अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया? तो इसका चयन किसने किया था दोस्तों? तो वो किए थे डब्ल्यू जोहानसन ने, है ना। डब्ल्यू जोहानसन ने ये जीन पद का आविष्कार किया, कहिए तो एक तरह से खोज किया। ठीक है, अगला है दोस्तों 12 नंबर, कहता है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है अनुवांशिकता पथ पर प्रदर्शक करने वाले, है ना, करने वाले ग्रेगर मेंडर थे। ग्रेगर मेंडर क्या थे दोस्तों? तो ग्रेगर मेंडर एक प्रकार के क्या थे दोस्तों? वह एक प्रकार के सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे, और इन्होंने अनुवांशिकता पर पथ प्रदर्शक कार्य करने वाले थे। ठीक ना। अगला सवाल, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कितना जोड़ा होता है मानव की कोशिका में गुणसूत्र, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को पता है 23 जोड़ा होता है, और 23 दूना का 46 गो गुणसूत्र होता है। ठीक ना। देखिए ये दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वही सवाल है ना, वही सवाल है। तो क्रोमोसोम वही जीन होता है ना। यहाँ पे आंसर 46 हो जाएगा, और पेयर में ये रहता है तो 23 गो पेयर हो जाएगा। ठीक ना। छोटे छोटे रहते हैं, और इसी को हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 16, मानव खोपड़ी के कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है? 22, 28, 24, 21। तो मानव की जो खोपड़ी है दोस्तों उसमें कितनी हड्डी होती है? तो याद रखेंगे 28 गो होती है। कितनी होती है? 28 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है एक हड्डी का उदाहरण है। एक हड्डी का उदाहरण कौन हो? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एक हड्डी का उदाहरण है वो है संयोजी उत्तक, है ना, संयोजी उत्तक टिश्यू। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, उस श्वेत तंतु, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी उत्तक का नाम बताएं जो पेशी को अस्थियों से जोड़ता है। पेशी को अस्थियों से जोड़ता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है कंडरा, है ना, कंडरा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कंडरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कंडरा। चलिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अस्त, एक अस्त अन्य अस्थियों से, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा संयोजित होते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। तो वो है स्नायु के द्वारा। किसके द्वारा? एक अस्त अन्य अस्थि से जुड़े होते हैं स्नायु के द्वारा, है ना, स्नायु। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है। हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है उपास्थि, कंडरा, लिगामेंट या प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? अभी हमने किया दोस्तों कंडरा ने, है ना। वही सवाल था, कुछ अलग ढंग से पूछा हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि लाल रक्त, है ना, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त लाल दिखता है किसके कारण दोस्तों? तो सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन रक्त के पदार्थ का रंग है ना। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त के पदार्थ का रंग है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर शुद्ध कहाँ होता है दोस्तों? यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? तो किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में ध्यान रखेंगे। किडनी यानी गुर्दा, गुर्दा उसी को कहते हैं जो सीम के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सीम के आकार का होता है। चलिए एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम पता होगा, उम्मीद है आप सभी को, है ना। नहीं पता है तो जानकारी होनी चाहिए, है ना। एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। अगला सवाल है दोस्तों
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, मानव में जो निषेचन होता है वह होता है आंतर निषेचन, यानी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप, है ना। सरीसृप क्या है दोस्तों? एक जीवों का वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का है, उसी में से एक है ना। कौन है? वैनरस, छिपकली, गिरगिट या मगरमच्छ। तो 4 कक्षीय हृदय वाले जो सरीसृप का नाम है दोस्तों वह क्या है? ध्यान रखेंगे, अब से आप सब लोग ये सब सवाल को ध्यान रखेंगे दोस्तों। वो हो जाएगा छिपकली। छिपकली कितना है दोस्तों? 4 कक्षीय हृदय वाला है। अगला सवाल है दोस्तों, है ना, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं। देखिए स्तन होने के बावजूद भी दोस्तों अंडे देते हैं। जिसका स्तन होता है वह अंडे नहीं, डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ध्यान रहे। जैसे मानव हो गया, किसी भी जानवर को उठा लो आप जिसका स्तन दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा डिक बिल्ड लेटिपस, है ना। लेटिपस होता है, डक बिल्ड लेपिटस, जो कि स्तनधारी है और अंडे को देता है पहले, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट, है ना, एंटीकोगुलेंट क्या है? हिरुडीन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन और सीरोटोनिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिपेरिन के कारण, है ना, हिपेरिन के कारण। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी इकाई कौन है? श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी इकाई कौन है दोस्तों? तो ध्यान रहे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइटस। क्या होता है? लिम्फोसाइटस होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, कैरोटीन नहीं पाया जाता है। कैरोटीन किस में नहीं पाया जाता है? आप लोग बताइए, कैरोटीन किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना चाहिए आप सभी लोग को इसका आंसर, कैरोटीन जो होता है तो किस में नहीं पाया जाता है? ये देखिए किस में नहीं पाया जाता है? वह नींबू, मूली, सलजम, ये सब में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सवाल होना चाहिए था पाया जाता है, तो वो गाजर में पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। तो कौन है दोस्तों? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। ऊर्जा को सबसे पहले प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है केला खाइए इंस्टेंट एनर्जी पाइए, है ना। अगर कभी भी आपको कमजोरी टाइप से लगता है तो केला वगैरह खाइए, वो डायरेक्ट आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। चलिए रसगुल्ला हो गया, ये सब डायरेक्ट होते हैं, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, ग्लूकोज में वो डायरेक्ट परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में होती है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में या विटामिन में? अधिक किस में होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो अधिक ऊर्जा होती है वो वसा में होती है, यानी फैट में होती है। किस में होती है? फैट में होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, वसीय पदार्थ, है ना, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ को ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो मोटापा बढ़ जाता है ना, देखते होंगे चर्बी निकलने लगता है, तो वही बात है, ठीक है, मोटापा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक खाद्य के रूप में माना जाता है? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट? तो उस किसको माना जाता है? विटामिन को माना जाता है रक्षात्मक खाद्य। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लाल चींटी में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लाल चींटी में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है वह शाखा अस्थियों के सिर को ढकती है ना। वह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकती है और जोड़ों में घर्षण कम करती है। यह किससे ढका जाता है? तो वह किससे ढका जाता है मालूम है ना। इसका आंसर तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा। हाँ जी, ये उपास्थि के द्वारा। किसके द्वारा? उपास्थि के द्वारा, ठीक है, उपास्थि के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? हमारे शरीर में कितनी अस्थियां का मतलब हड्डी होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हड्डी होता है, ठीक है, हड्डी। तो कितनी हड्डियां पाई जाती है? हाँ जी, तो मानव शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है दोस्तों 206 पाई जाती हैं, 206 पाई जाती है, सबको पता है,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आँख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है यानी कि चेंज किया जाता है, बदला जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, कौन सा हिस्सा, तो वह कॉर्निया है ना। जब भी किसी का आँख खराब होता है तो कॉर्नियो को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों कहता है निम्न में से किसकी कमी के कारण थकान आती है, निम्न में से किसकी कमी के कारण थकान आती है, बायोटीन, कैल्शियम, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। क्यों सर, क्यों होगा, तो जो थकान होता है दोस्तों वो सबसे पहले मुख्य रूप से, है ना, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसके कारण होता है, ठीक ना, मैग्नीशियम पोटेशियम के कारण होता है। तो ध्यान रहे विटामिन के कमी के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है थकान महसूस करने वाले, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, ठीक ना, विटामिन का मतलब ये बायोटीन लिखा हुआ है तो विटामिन थोड़े ना, विटामिन्स में बात कर रहा हूँ। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है, किसके कारण नहीं रोक सकता है, तो ध्यान रहे दोस्तों वह जो नहीं रोक सकता है वह है आंत अनैच्छिक प्रतिक्रिया, यानी कि वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। जब अंदर चला गया तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार हाथ को हम रोक सकते हैं, घूम रहा है कोई रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, लेकिन अंदर का सामान जो काम कर रहा है जैसे पाचन क्रिया, है ना, हार्मोन्स का निकलना, वो हमारे अंडर में नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ऐसा यौगिक जो आमाशय की दीवारों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है ना, शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है, वो कौन है, अल्कोहल, ठीक ना। अल्कोहल जो है दोस्तों वो शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के स्तरों का नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फेट का हड्डियों में स्तर को नियंत्रित रखता है, कम बेसी वाला, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरा, है ना, पैरा थार्मोन, है ना, पैराथार्मोन जो है वह व्यवस्थित रखता है, नियंत्रित रखता है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 43 कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है ना, आपातकाल का हार्मोन है, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है ना, वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी एड्रीनलिन है ना, एड्रीनलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कहता है मानव शरीर में संरचना में कौन सा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर संरचना में कौन से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्ताशय, पीयूषिका, अग्नाशय या यकृत। तो ध्यान रहे दोस्तों वह कौन सा है, तो पीयूषिका है ना, पीयूषिका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन रानी कहा जाता है। हम लोग इंटरवल कर चुके दोस्तों लगभग 45 है ना, 44 क्वेश्चन कर लिए, 45 नंबर पे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बने रहना है चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे लगातार हम लोग प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना हो, है ना, लगातार क्वेश्चन करते रहिए। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन रानी नहीं दानी होगा, है ना, सर्वजन दानी कहा जाता होगा। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सर्वजन दानी है, ठीक है, दानी यहाँ पे करिएगा सभी लोग, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो दानी है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने हैं उनको दानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 46 कहता है कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है ना, कि कौन सा ऐसा वर्ग वाला रक्त है जिसको हर मतलब ओ नेगेटिव हो पॉजिटिव मतलब सबको दे सकते हैं। तो यानी कि दान क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट हम जानते हैं इसका आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वाला सभी को दे सकता है, बट लेने की बारी आएगी तो वह ए ही लेगा। अगला सवाल है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा ना। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वही दोस्तों क्या है,
सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सा सार्वत्रिक ग्राही है ना, कि सब को ग्रहण कर सकता है, सब ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है, कौन सा ऐसा पार्टिकुलर है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी वाला जो है ना, सर्वग्राही कहा जाता है इसको, सब का ग्रहण कर सकता है। अभी हमने पीछे में जाना। 49 कहता है दोस्तों कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है, तो ए बी रक्त समूह को। किसको? ए बी रक्त समूह को। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, मानव हृदय में कक्षा यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है ना, निलय और क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखिए दोस्तों, 4 होते हैं, सभी को पता है ना, हृदय में 4 को कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ भी रहेगा, कभी कभी कोष्ठ लिखा हुआ रहेगा और कभी कभी कक्षा भी रहेगा, है ना। तो जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4। अगला सवाल है, दायालिंद और बायालिंद, है ना, इसी तरीके से है। कहता है क्वेश्चन नंबर 51, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने की थी, है ना। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों, तो रुधिर जो परिसंचरण है उसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अत्यधिक शराब का सेवन का परिणाम होता है। अत्यधिक शराब के सेवन का परिणाम क्या होता है दोस्तों, तो लीवर सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस होता है। अगला सवाल है दोस्तों, गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग लाया जाता है, तो गुर्दा क्या हो जाएगा, सीटी स्कैन का। किसका हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर, सॉरी, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी का, है ना, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, सीटी स्कैन के आविष्कारकर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो है हाउसफील्ड, ठीक ना। हाउसफील्ड जो है वह सीटी स्कैन के आविष्कारक माने जाते हैं, बनाए हैं वही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कहता है किसे गुर्दे के विकार से जोड़ा जाता है, किसे गुर्दे के विकार से जोड़ा जाता है, तो वह है दोस्तों, है ना, डायलिसिस, है ना, डायलिसिस को गुर्दे के विकार से जोड़ा जाता है। पेसमेकर तो हृदय से होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन सिस्टम जो है ना वो ब्लड ही है, परिसंचरण तंत्र। तो हमारे शरीर की तुलना में हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वह कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 से 11%, 10 से 11% है, ठीक है, ब्लड। चलिए अगला सवाल दोस्तों, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में दुगना कर सकता है, किस चीज़ के कारण। तो देखिए दोस्तों, अगर नवजात शिशु को अगर वेट बढ़ाना है अपना 2 माह में दुगना करना है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करता है वो, है ना, शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ना, शरीर की कोशिका जैसे ही बढ़ेगा उसका शिशु का भार भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 58 कहता है निम्न में से किसने HIV सांद्रण अधिक होता है ना, निम्न में से किसने HIV सांद्रण अधिक होता है। HIV सांद्रण किस में अधिक होता है दोस्तों, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, रक्त में, है ना, रक्त में होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पोलियो तथा चेचक की बीमारी, है ना, पोलियो तथा चेचक की बीमारी का कारण है, पोलियो तथा चेचक की बीमारी का कारण क्या है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा विषाणु, विषाणु के कारण ही होता है, यानी कि वायरस के कारण ही होता है। हैजा किसके कारण होता है दोस्तों, हैजा किसके कारण होता है, बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए जल्दी से, हैजा किसके कारण होता है, हैजा किसके कारण होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, जो हैजा होता है दोस्तों वह जीवाणु के कारण होता है ना, जीवाणु के कारण होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मानव शरीर का कौन सा भाग, है ना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो वह कौन सा भाग है दोस्तों, तो वह है अनुमस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क कहा जाता है उस भाग को। चलिए अगला है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो आप सभी को पता ही होगा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, पता है ना जी,
हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120/80 होता है। ठीक है, बीपी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में पीत रस यानी कि बाइल्स कहाँ पैदा होते हैं, तो ये जो कहाँ पे निर्माण होता है दोस्तों इनका, तो इनका कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लाल रक्त यानी लाल रक्त कण RBC शरीर के किस अंग से बनता है, तो वह किस अंग से बनता है दोस्तों, तो उम्मीद है इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। वह बनता है दोस्तों अस्थि मज्जा से। किससे बनता है, अस्थि मज्जा से बनता है। कहता है रतौंधी निम्न में से किसके कमी के कारण होता है, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है दोस्तों, हाँ जी, तो वो होता है दोस्तों विटामिन ए के कारण ना, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रा वाला वस्तु है जिसके अंदर विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। हाँ जी, विटामिन ए दोस्तों केरोटीन और यह गाजर में है ना, केरोटीन यानी गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, गाजर में। अगला है दोस्तों, सूर्य की किरण मानव शरीर के लिए निम्न में से निम्न कारणों से उपयोगी है ना। सूर्य की किरण मानव शरीर के निम्न कारणों से उपयोगी, यानी कौन सा कारण से उपयोगी है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो किरण है वह क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों होगा। त्वचा के लिए भी और हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। हड्डी दांतों में कैल्शियम होता है और यह कैल्शियम को एक्टिवेट करता है सूर्य की किरण, ठीक ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ए भी बता रहे हैं उनका भी सही है और बी वाले का भी सही है। अगला सवाल का आंसर है दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कहता है किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग होता है ना। बच्चे में जो सूखा रोग होता है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी के कमी कारण शरीर का हड्डियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण सूखा रोग होता है। ठीक है, पतला दुबला पतला हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कहता है विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो रक्त का जो थक्का बनाता है वह विटामिन के है दोस्तों। ठीक है, विटामिन के। अगला सवाल देखिए, कहता है विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हाँ स्कर्वी रोग है, सबको पता है स्कर्वी रोग है ना, स्कर्वी रोग है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बता सकते हैं आप लोग, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 98.6 डिग्री ना फ़ारेनहाइट होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों तो हमारा ये भी सही हो जाता है, ठीक ना। फ़ारेनहाइट में है तो इसीलिए ये गलत है, और ये तो सेल्सियस में इतना होता ही नहीं है, 37 डिग्री होता है सेल्सियस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मानव शरीर के अंगों में किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है। मानव शरीर के अंगों में से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है, पता है किसको रासायनिक का प्रयोगशाला माना जाता है। हाँ जी, पता होना चाहिए किसको माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताते रहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत को माना जाता है। किसको माना जाता है, यकृत को। मलेरिया रोग का कारण क्या है दोस्तों, मलेरिया जो रोग है उसका कारण क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी, बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परजीवी होता है ना, परजीवी, जैसे मच्छर के काटने से होता है। काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये जो काली मौत है वह प्लेग को कहते हैं। प्लेग जो है वह दोस्तों काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, फेमस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गॉल ब्लेडर स्टोन कहाँ का जमाव है, या फिल इन द ब्लैंक्स का जमाव है, किसका जमाव है, कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल। तो गॉल ब्लेडर जो होता है दोस्तों, गॉल ब्लेडर जो है वह किसका जमाव है, तो ध्यान रहे दोस्तों वह जमाव है कोलेस्ट्रॉल का। किसका है, कोलेस्ट्रॉल का है, जो कि हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी हानिकारक ही है। अगला दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया किस अंग का रोग है, हृदय, वृक्क, अग्नाशय या
हृदय, यकृत, वृक्क, अग्नाशय या हृदय। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? हाँ, जल्दी बताइए आप सभी लोग। पीलिया किस अंग का रोग है ना? पीलिया किस अंग का रोग है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत का है। पीलिया जो है वह किस अंग का रोग है दोस्तों? तो वह है पीलिया जो है वह यकृत अंग का रोग है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 78 कहता है DDT किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होता है? पूर्तिरोधी, कीटनाशी, प्रतिजैविक या उर्वरक? DDT के लिए दोस्तों, DDT के लिए सवाल है ना? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कीटनाशी के लिए रूप में होता है। ठीक ना, DDT एक कीटनाशक दवा है। ठीक है, कहा जाए अगर पूछता है आपके एग्जाम में। पाँव और मुंह के रोग नहीं होते हैं। पाँव और मुंह के रोग नहीं होते किस में दोस्तों? पाँव और मुंह के रोग नहीं होते। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे जल्दी से। पाँव और मुंह के रोग जो दोस्तों वह गाय, भैंस, बकरी आदि सूअर में होता है ना? ये नहीं कहा जा सकता है तो किस में नहीं होता है? तो ये इन सभी में होता है, सब में होता है। तो यहाँ पे तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना? एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये जो एड्स का फुल फॉर्म है दोस्तों है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। एड्स के द्वारा कौन सा संचारित नहीं हो सकता? लैंगिक संपर्क, गले लगाना, स्तन्य आहार या फिर रक्तादान। तो एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है वह कौन सा होगा दोस्तों? तो ध्यान रहे, हाथ मिलाना, गला लगाना, साथ रहना, खाना, ये सब नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों, वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी। वायरस के कारण होने वाली उत्पन्न बीमारी कौन सी है दोस्तों? सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम, देखिए जब भी कोई भी हानिकारक चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा बॉडी क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले नाक और मुंह के द्वारा उस वायरस को निकालने की कोशिश करता है। जिससे जब निकालने की कोशिश करता है तो हमारा जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, कभी कभी खांसी हो गया, सर्दी हो गया, नाक जाम है, तो वो वायरस को निकालने की कोशिश करता है बॉडी हमारा। ठीक है, बॉडी के अंदर ऐसा व्यवस्था है कि कोई हानिकारक विषाणु हो या जीवाणु हो उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश करता है। तो निकाला तो दो ही जगह से जाता है, नाक और मुंह से ही, है ना? क्वेश्चन नंबर 83 कहता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, है ना? विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन कहते हैं। और दोस्तों इससे बीमारी होने वाला उसका नाम क्या? बेरी है ना? बेरी रोग है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग है दोस्तों उसको गलगंड कहलाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से बढ़ना गलगंड कहलाता है। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं। ठीक है, और यही बीमारी आयोडीन की कमी से भी होता है। कहते हैं ना कंठवा बढ़ जाता है तो एकदम खांसी टाइप से होने लगता है, सर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं कि विक्स खाओ ठीक हो जाओ, कहा जाता है ना, वही चीज़ है। 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा विषाणु कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरामायोक्सी विषाणु, है ना? पैरामायोक्सो विषाणु जो है वह कंठमाला के लिए उत्तरदायी है। इंसोमनिया किससे संबंधित है? इंसोमनिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो इंसोमनिया जो है अनिद्रा रोग से संबंधित है ना? अनिद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अनिद्रा रोग से संबंधित है। चलिए 87 कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा
रोग जीवन शैली रोग की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि जनरली वह रोग हर व्यक्ति को नहीं होया रहता है। कि जनरली रोग होता है, शुगर हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, मोटापा, ये सब क्या है, मोटापा हर व्यक्ति को होता है लगभग। लेकिन जो गंभीर बीमारी है वो तो हर व्यक्ति को नहीं होगा। जैसे मलेरिया गंभीर बीमारी, इससे कितने लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन शुगर से किसी को जान जाता है? जल्दी नहीं जाता। आज के डेट में दोस्तों लगभग दोस्तों 40% से ज़्यादा व्यक्ति शुगर से ग्रसित है। अब वो युवा में हो चाहे वो बूढ़ा में हो, ठीक है। रक्तचाप भी लगभग सारे को होता है। मोटापा भी लगभग हमारे देश में है ही। तो ये कोई गंभीर बीमारियां नहीं है, गंभीर है मलेरिया होता है तो बेड रेस्ट होता है, एकदम बेड पे पड़ल रहता है। 88 कहता है विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स होता है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मलेरिया, एड्स, कैंसर या टिटनेस, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एड्स होगा ना, हाँ एड्स ही होगा, ठीक। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह एड्स नहीं होगा। एड्स तो भाई ये अलग बीमारी है। विकिरण से यानी कि किरणों के द्वारा, है ना, तो वो कैंसर होगा। देखते हो रेडियस के द्वारा, ये जो रेडियस निकलता है ना, रेडियो एक्टिव तरंग, ये सब के कारण तो कैंसर ही होता है ना। तो इसीलिए विकिरण के द्वारा हानिकारक प्रभाव से कौन सा बीमारी होता है? कैंसर होता है। एड्स तो हमें यौन ज़्यादा यौन करने से होता है। वो अगर किसी से आप यौन संबंध ज़्यादा करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मान लिया जाए कोई महिला है और वो अलग अलग व्यक्तियों से यौन संबंध करती है, तो महिला में चांस है कि वो एड्स हो जाएगा, और उसके द्वारा जो यौन संबंध करेगा पुरुष, उसको भी एड्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है ऑन्थियोर, है ना, ऑर्निथियोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्थियोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का, कर्क रोग का, या भूमि का, या स्तनधारियों का? तो याद रखना है दोस्तों, पक्षियों का करते हैं ऑन्थियोलॉजी में। अगला है 90 नंबर है, यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? तो सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है दोस्तों? तो वह होता है बिलीरुबिन, है ना, बिलीरुबिन होता है दोस्तों, ठीक है, बिलीरुबिन होता है। और यह पीले रंग का वर्णक होता है, ठीक है, यह पीले रंग का वर्णक होता है, ठीक है, श्वेत पटल के अंदर जमाव हो जाता है पीले रंग का, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है अल्जाइमर रोग से निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उसके कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो पता ही होगा, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित पड़ता है अल्जाइमर से, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। डीएलएड की तैयारी वाले को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 91 यानी कि 100 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारा का वीडियो आएगा। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।